आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 22वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं व मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन 17वां प्रवासी दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 में वाराणसी में आयोजित हुआ। दूसरा है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट का नाम LVM-3 है। तीसरा, भारत में वर्तमान में भारत के सबसे हल्का हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है। चौथा ऑप्शन, मुस्लिम राष्ट्र दुबई ने 16 देवी देवताओं के विशाल हिंदू मंदिर के भक्तों के लिए खोला। इसमें से असत आंसर पहला होगा, क्योंकि 17वां प्रवासी दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमने PDF नोट्स में भी दे रखा है कि प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि कौन किस देश के राष्ट्रपति आए थे, क्या नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन में पहला आंसर, कुश्ती में भारत का 5वां स्थान है। दूसरा, 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मंगोलिया देश में हुआ। तीसरा, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में हुआ। चौथा ऑप्शन, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में UAE में हुआ। इसमें से आंसर होगा चौथा, क्योंकि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में UAE में नहीं UK में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकों का कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक शशि किरण। दूसरा ऑप्शन, द मोदी गैम्बिट के लेखक संजू बनर्जी। तीसरा ऑप्शन, द मिलेनियन योगी के लेखक दीपम चटर्जी। चौथा, इंडिया अफ्रीका रिलेशन के लेखक राजीव कुमार भाटिया। इसमें से गलत जोड़ा होगा पहला, क्योंकि सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की पुस्तक का नाम है। याद रखिएगा, शशि किरण की पुस्तक का नाम श्रीमद् रामायणम है, जो ऑप्शन में दे रखा है। आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, इरी इरनॉक्स जो फ्रांस की हैं। कोरोलिना विलास्का। तीसरा है हरनाज संधू। चौथा है स्वांते पाबो। आंसर होगा पहला इसका आंसर होगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार इरी इरनॉक्स को दिया गया, जो है फ्रांस की हैं और 2022 में साहित्य के क्षेत्र में। आप दूसरा नाम देख रहे होंगे, दूसरे ऑप्शन जो है कोरोलिना विलास्का, ये पोलैंड की हैं। ये मिस वर्ल्ड चुनी गई थी 2021 की। याद रखिएगा, हरनाज सिंधु पंजाब की हैं, आप जानते होंगे ये भी मिस यूनिवर्स चुनी गई थी 2021 की में। और स्वाते पाबो का नाम याद रखिएगा, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है उनको मिला था। नोबेल पुरस्कार, कुछ पुरस्कार ऐसे हैं उसे आप रट जाना चाहिए, क्योंकि एक साल तो जो भी आप परीक्षा देंगे उसमें वो काम आता है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है अक्टूबर में घोषित होता है और दिसंबर में दिया जाता है इसको। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दिया करिए। आप सबका प्रेम स्नेह कमेंट के माध्यम से मुझे दिखाई दे रहा है, और इससे भी अच्छा वीडियो और क्लासेस आपको भविष्य में हमारी टीम द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट भारत में कहाँ है। पहला ऑप्शन नागपुर, दूसरा ऑप्शन जोधपुर, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन इज्जत नगर। आंसर होगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चर्चा कर लिया जाए। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे नागपुर, तो नागपुर में क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में। इसे ही नीरी ही कहा जाता है, NEERI नीरी कहा जाता है। जोधपुर में क्या है, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, और इसे कजरी के नाम से जाना जाता है, CAJRI कजरी के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे इज्जत नगर, तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पड़ता है, और यहाँ पे पंछी अनुसंधान केंद्र, मांस अनुसंधान केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर बरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ओजोन परत की दूरी कितनी है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन 18 किलोमीटर, दूसरा 35 किलोमीटर, तीसरा 50 किलोमीटर,
चौथा 80 किलोमीटर। आंसर होगा दूसरा 35 किलोमीटर। याद रखिएगा 35 किलोमीटर जो है ओजोन परत की दूरी है पृथ्वी तल से। पहला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर याद रखिएगा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर है, लेकिन यह इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से और ध्रुवों से इसकी दूरी में अंतर आ जाता है। वो डिटेल क्लास में नोट्स में आपको दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर भारत से समतापमंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, याद रखिएगा। और एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर पृथ्वी तल से, याद रखिएगा, मध्य मंडल की दूरी है। और आपसे अगर कहा जाए कि 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर किसकी दूरी है, तो आयन मंडल की दूरी है। और याद रखिएगा 640 से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल कहा जाता है, जहां उपग्रह और उल्कापिंड उड़ते हैं। आपको मालूम होगा, रिवाइज कर दे रहे हैं कि क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में माउंट एवरेस्ट है और मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। उसके बाद जो मंडल है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, उसमें हवाई जहाज उड़ता है और ओजोन परत पाई जाती है। आयन मंडल में क्या होता है, आयनोस्फीयर में, कि वहाँ से जो है तरंगे, रेडियो तरंगे रिटर्न आती हैं। और लास्ट है वायुमंडल, जहाँ वर्दी मंडल भी बोलते हैं, एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं, जहाँ उल्कापिंड और उपग्रह उड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन अरुण जेटली स्टेडियम, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तीसरा ऑप्शन एकता नगर, चौथा ऑप्शन अयोध्या कैंट। आंसर होगा दूसरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ है, तो जयपुर लगाइएगा। जयपुर में तीसरा बड़ा जो है क्रिकेट का स्टेडियम है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, ऑप्शन में है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम नाम रखा गया है। इसके पहले क्या नाम था इसका? तो तालकटोरा स्टेडियम। याद रखिएगा दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। एकता नगर किसका नाम रखा गया है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जहां है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है? पहला कोरोमंडल, दूसरा उत्कल तट, तीसरा कोंकण तट और चौथा मालवाड़ तट। आंसर हो जाएगा चौथा मालवाड़ तट। याद रखिएगा प्रश्न कह रहा है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र। तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वह स्थान जहां सभी तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उसे जैव विविधता का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे भारत का इकलौता जैव विविधता का क्षेत्र जो है शांत घाटी है, और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। केरल किस तट पे पड़ता है? मालवाड़ तट पे पड़ता है। याद रखिएगा, यानी भारत का इकलौता शांत घाटी कह सकते हैं, या जैव विविधता वाला क्षेत्र या हॉट स्पॉट जो है केरल में है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पूर्वी तट को कहा जाता है। पूर्वी तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है। उत्कल तट, उत्कल तट जो है उड़ीसा के तट को कहा जाता है। इसे सरकार तट भी कहा जाता है। याद रखिएगा उत्कल और सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कोंकण तट आप जानते होंगे, मैंगलोर से रोहू तक जो है पश्चिमी तट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोरियम मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। मोनोजाइट बालू भारत के किस राज्य में पाया जाता है? चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन झारखंड, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। आंसर होगा केरल। याद रखिएगा थोरियम केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम की मात्रा कम होने के कारण, कम निकाले जाने के कारण जो है यूरेनियम की जगह पे थोरियम का प्रयोग होता है। और वर्तमान में थोरियम सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल के मोनोजाइट बालू में होता है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे झारखंड। तो झारखंड में याद रखिएगा यूरेनियम की खान है, जिसे यदुगोड़ा की खान कहा जाता है, जहाँ से यूरेनियम निकलता है। राजस्थान आप देख रहे होंगे, राजस्थान में खेतड़ी की खान है, और खेतड़ी से तांबा निकाला जाता है, बहुत प्राचीन खान है। याद रखिएगा एक महाराजा खेतड़ी भी थे। महाराजा खेतड़ी ने क्या किया था? नरेंद्र को
जो है नाम विवेकानंद रख दिया था, महाराजा खेतड़ी। और राजस्थान का एक जिला आप जानते होंगे, सीकर जिला। एक करंट का प्रश्न आ सकता है कि 2022 में राजस्थान के किस जिले से यूरेनियम का भंडार मालूम चला है, ज्ञात हुआ है, तो वह जिला कौन सा हो जाएगा? सीकर जिला। चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आप जानते होंगे तुमरपल्लू एक स्थान है, तुमरपल्ली स्थान तमिलनाडु में जो है यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, ऐसा कहा जाता है, ये ज्ञात हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन, रांची टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। चौथा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली। तो इसमें गलत जोड़ा हो जाएगा आपका पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। लेकिन किसी किताब में आप देखेंगे तो किताब में यही लिखा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। तो अब इसका ये किताब में लिखा है, फिर भी यहाँ गलत क्यों किया जाता है? इसलिए प्रमुख कारण उसका यह है कि जब अब ये जो है डॉक्टर, ये हैदराबाद में पड़ता है, ऐसे समझिए, और हैदराबाद अब आ गया है तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं रह गई है, ठीक है, इसलिए एक गलत हो गया। वर्तमान के हिसाब से तो एक गलत है, लेकिन 1982 में 1982 में जो है भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय बना, और यही बना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ये नाम लिख के आया था। दूसरा जो बना था इग्नू वाला, याद रखिएगा 1985 में बना था, वो दूसरा था। अक्सर पूछता है कि भारत का प्रथम, तो ये लगाइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इग्नू का मुख्यालय दिल्ली में है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश का 6वां कृषि विश्वविद्यालय है। ये कहाँ है? झांसी में है, याद रखिएगा। चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्षेत्र का जो मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमेंट बॉक्स में आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। आप सबका कमेंट में नाम सहित पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं। कि भारत में पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, और उस जिले के विषय में और क्या जानते हैं वो भी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? पहला ऑप्शन है 29.20%। दूसरा ऑप्शन है 8.7%। तीसरा ऑप्शन है 2.42%। और चौथा ऑप्शन है 7.33%। आंसर होगा तीसरा, 2.42%। इस प्रश्न को थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। ऐसे देखिए, पूरा ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 100% अगर भाग देखा जाए तो उस भाग पर 70.80% जल है वर्तमान में। पहले 70 था, अब 80 आ गया एनसीईआरटी बुक में। स्थल कितना है? तो स्थल, पहला ऑप्शन आप देखिए 29.20%, ये स्थल हो गया, ठीक है। अब साइड में कहीं जान सकते हैं 70.80% क्या है? जल हो गया, ठीक है। ऑप्शन की चूंकि चर्चा करेंगे ताकि आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर, उत्तर के साथ साथ ऑप्शन, यानी सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 29.2% क्या हमने बताया आपको? स्थल है। इस 29.20% स्थल के अपेक्षा, याद रखिएगा, भारत के पास तीसरा ऑप्शन 2.42% स्थल हुआ। लेकिन इस 29.20% की अपेक्षा एशिया के पास दूसरा ऑप्शन 8.7% स्थल है। और लेकिन भारत में तीसरा ऑप्शन जो देख रहे होंगे 2.42% जो भूमि है, उसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश में चौथा ऑप्शन 7.33% भूमि है। और डायरेक्ट ऐसे समझिए ऑप्शन को देखते हुए कि भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत के पास है, तो तीसरा ऑप्शन 2.42%। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल है, तो 29.20, पहला ऑप्शन। इस 29.20% में एशिया के पास कितना जमीन है, तो 8.7%। इस जो है 2.42% तीसरे ऑप्शन की अपेक्षा जो भारत के पास जमीन है उसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश के पास कितना स्थल है, तो 7.33%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी के आकलन करने वाली समिति का नाम बताइए। पहला ऑप्शन बर्मा समिति, दूसरा ऑप्शन चक्रवर्ती समिति, तीसरा ऑप्शन नरसिंहन समिति,
और चौथा ऑप्शन सुरेश तेंदुलकर समिति। आंसर होगा चौथा सुरेश तेंदुलकर समिति। अब देखेंगे यहाँ पे आप, पहला है बर्मा समिति। ध्यान से समझिएगा, बर्मा समिति किस लिए आई थी? तो यौन उत्पीड़न का कानून में बदलाव के लिए। दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे चक्रवर्ती समिति। तो चक्रवर्ती समिति भारत में मौद्रिक प्रणाली का पुनर्विचार करने के लिए लाई गई थी। नरसिंगम समिति बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है, बैंकिंग सुधार के लिए नरसिंगम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत जोड़ा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत जोड़ा बताइए। पहला, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक का वर्णन है। तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 124 में हाई कोर्ट का वर्णन है। आपको गलत बताना है। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार का वर्णन है। याद रखिएगा, इसमें असंगत जोड़ा होगा तीसरा, क्योंकि अनुच्छेद 124 में हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है, जिसमें वह निर्धारण अनुदेशनों का चयन क्रमबद्ध और उपचार करता है। चार ऑप्शन, पहला मूल्यांकन विधि, दूसरा पहचान विधि, तीसरा क्रमबद्ध विधि और चौथा प्रविधि विधि। तो आंसर होगा चौथा प्रविधि विधि। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला टचपैड, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा डिजिटल कैमरा, चौथा माइक्रोफोन। आंसर होगा दूसरा। याद रखिएगा, प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। क्वेश्चन, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, राष्ट्रीय आपातकाल की अभी तक 3 बार लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। दूसरा ऑप्शन, वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा। तीसरा ऑप्शन, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। चौथा ऑप्शन, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि और अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसमें गलत जोड़ा क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। तीसरा कैसे होगा कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबोल का विस्तारित रूप क्या होगा? पहला है कॉमन बिजनेस ओरिजिनल लैंग्वेज, दूसरा है कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आंसर होगा चौथा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आते हैं। पहला अंक, दूसरा अक्षर, तीसरा चिन्ह और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर होगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम व पते जैसी मदों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन इनपुट, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा डाटा। तो आंसर हो जाएगा पहला इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध किस आंदोलन से है? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन होम रूल आंदोलन, चौथा ऑप्शन असहयोग आंदोलन। आंसर होगा दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था, जिसके तहत गिरफ्तार किया जा रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह किसका नियम कहलाता है? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ का नियम, दूसरा वेबर का नियम, तीसरा ग्रेसम का नियम और चौथा आता हुआ और लौटता हुआ मानसून का नियम। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा, ग्रेसम का नियम। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में जो जाड़े के दिनों में वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। वेबर का नियम क्या होता है कि औद्योगिक फैक्ट्रियां कहाँ बैठाई जाए। एक त्रिपुराकार उन्होंने बनाया था त्रिभुज, उस त्रिभुज के बीच में ही जो है फैक्ट्री बैठाया जाए जहाँ से ईंधन आसानी से मिल जाए, कच्चा माल मिल जाए, मार्केट हो। इन तीनों के बीच में जो त्रिभुज बनेगा और बीचों बीच में फैक्ट्री लगाई जाए तो वहाँ फैक्ट्री चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यही वेबर का नियम कहलाता है। चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आता हुआ और लौटता हुआ मानसून। आप जानते हैं कि केरल में 7 जून को भूमध्य रेखा की तरफ से मानसून जो आता है उसे आता हुआ मानसून कहते हैं। लेकिन यही जब फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध पर हवाएं जब क्लॉकवाइज बहती हैं और तमिलनाडु क्षेत्रों में जब वही मानसून आता है तो उसे लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा के अंतर्गत आता है? पहला धातु मुद्रा, दूसरा कागजी मुद्रा, तीसरा प्लास्टिक मुद्रा और चौथा आभासी मुद्रा। आंसर होगा आपका प्लास्टिक मुद्रा। याद रखिएगा, प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आता है। आप में पहला ऑप्शन दिया है धातु मुद्रा, ये क्या होता है? जो कॉइन सिक्के होते हैं धातु मुद्रा कहलाता है। कागजी मुद्रा क्या कहलाता है? नोट, ये नोट क्या होता है? कागजी मुद्रा होता है। आभासी मुद्रा क्या होता है? लिब्रा, जियो पॉइंट, ये सब क्या होता है? आभासी मुद्रा होता है जिससे आप डिजिटल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? पहला याद रखिएगा यूरेनस, दूसरा बृहस्पति, तीसरा वरुण और चौथा प्लूटो। आंसर होगा तीसरा वरुण। याद रखिएगा, सबसे अधिक सब परिक्रमा में सबसे जो है सर्वाधिक समय लेगा कौन? वरुण, क्योंकि सबसे दूर है। और सबसे कम समय कौन लेगा? तो बुध लेगा, क्योंकि वो 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। और आप जानते होंगे भारत और किस देश के साथ वरुण युद्ध अभ्यास होता है? तो याद रखिएगा वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और जापान के बीच में अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है। देखिए, मन में आता है कि एक ही बार सब कुछ क्यों नहीं याद हो रहा है, क्यों नहीं? एक ही बार किसी को सब कुछ नहीं होता, एक साथ सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे एक एक पॉइंट रटते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। एग्जाम आते आते आपको बहुत कुछ आ जाएगा, बशर्ते आप कंटिन्यूअस लगे रहिए। याद रखिएगा, लगातार पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। अब मन में सब क्या आता है कि एक ही बार सब आए, एक ही बार कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब आता है। ठीक है, सब आएगा, घबराने की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की मां की उपाधि किसे दिया गया? चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन श्याम जी कृष्ण जी वर्मा, दूसरा मैडम फीकाजी कामा, दूसरा टेसी थॉमस और चौथा स्वरूप रानी। तो याद रखिएगा आंसर होगा दूसरा, मैडम फीकाजी कामा को। इन्हीं को क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, क्योंकि 22 अगस्त 1907 को स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में, याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने तिरंगा फहराया था। इसीलिए इन्हें क्रांतिकारियों की मां। और क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, श्याम जी कृष्ण जी वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, क्योंकि लंदन हाउस ब्रिटेन में इन्होंने सबसे पहले भारतीय झंडा को फहराया था। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे टेसी थॉमस। ये कौन है? ये मिसाइल वुमेन है। मिसाइल मैन तो आप जान रहे होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ मिसाइल वुमेन किसे जानेंगे? टेसी थॉमस को जानेंगे। स्वरूप रानी आप जानते होंगे मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खाद एनपीके के बोरी में एनपीके के कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन सल्फर, दूसरा पोटेशियम, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा फास्फोरस। आंसर होगा पहला सल्फर। और कमेंट बॉक्स में एक आपको प्रश्न का उत्तर देना है जो इम्पोर्टेंट है। भारत कौन सी उर्वरक पर या उर्वरक की आयात पर 100% पूरा निर्भर है? उसका नाम आपको बताना है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि किस उर्वरक के आयात पर भारत निर्भर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? पहला, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। दूसरा, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। तीसरा, प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना। और चौथा, अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन। पहला, सहयोगी समावेश का प्रयोग। दूसरा, आक्रामक कथन करना। तीसरा, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना। अधिकारवादी होना। आंसर हो जाएगा तीसरा, भंगिमा का अंगीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधित मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते? पहला, शोध प्रारूप। दूसरा, स्वत्वाधिकार। तीसरा, पेटेंट नीति। चौथा, डाटा शेयरिंग नीति। आंसर हो जाएगा पहला, शोध प्रारूप, रिसर्च डिजाइन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? पहला, व्याख्यान। दूसरा, विचार विमर्श। तीसरा, निरूपण। चौथा, वर्णन। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, निरूपण या फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। पहला, परिशिष्ट में। दूसरा ऑप्शन, एक अलग अध्याय में। तीसरा ऑप्शन, अंतिम अध्याय में। चौथा अध्ययन, मूल पाठ में। आंसर हो जाएगा चौथा, मूल पाठ में। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे ही वीडियो देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके